फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज बीपीएससी टीआरई 2 में सोशल स्टडीज़ से 18वां प्रैक्टिस सेट है यह। तो आइए हम लोग इसमें इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। यह प्राचीन काल की बात हो रही है। मध्यकाल में भी कुछ विदेशी यात्रियों ने किया है, आधुनिक काल में भी किया है, जिसका नतीजा हुआ कि अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। तो प्राचीन काल में वेनसंग है, मेगास्थनीज है, इत्सिंग है और फाहियान है। ये सारे विदेशी लोग हैं जो भारत की यात्रा किए हैं। तो इनमें से कौन है जो सबसे पहले भारत की यात्रा किए हैं? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा कि मेगास्थनीज जो है सबसे पहले भारत की यात्रा किए हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था यह और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इन्होंने जो है यह इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इनके लिखे हुए पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा तथा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो प्राचीन काल का जो 3 प्रमुख विश्वविद्यालय है जो विश्व प्रसिद्ध रहा है, एक नालंदा विश्वविद्यालय, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जिसमें से नालंदा विश्वविद्यालय को जो विश्व में ख्याति प्राप्त था वह चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड था, या फिर तर्क शक्ति से रिलेटेड, या बौद्ध धर्म दर्शन, या फिर रसायन विज्ञान से रिलेटेड। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दूसरा नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा कि बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। तो एक सवाल तो यहीं से बनता है कि किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। और यह शकों का उन्मूलन करने के बाद या फिर गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शकों का उन्मूलन करने के बाद जो है इन्होंने अपना जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि वेनसंग और फाहियान ने के राज्यों को देखा है। यानी वेनसंग और फाहियान जो भारत की यात्रा पर आए थे तो उसमें जो है कौन सी किनके शासनकाल को उन्होंने देखा है? चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष के शासनकाल को, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के। तो चौथा नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के शासनकाल को जो है फाहियान और वेनसंग ने देखा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा स्रोत है? तो हम सभी जानते हैं कि जो 16 महाजनपद से ही अगर हम लोग प्राचीन काल में शुरू करें तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था और मगध महाजनपद की शुरुआती राजधानी राजगीर था। और उसके पश्चात कुछ ही दिनों के बाद जो है उदयन के द्वारा मगध की राजधानी को बसाया गया पाटलिपुत्र में, पटना में। तो पाटलिपुत्र शुरू से प्रशासन का केंद्र रहा है। तो इसके प्रशासन के बारे में कौन सी पुस्तक से मिलती है? दिव्यदान से मिलती है, या अर्थशास्त्र जिसकी रचना ये कौटिल्य ने किया है, कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है, या फिर इंडिका की रचना जिसका जो रचना है वो मेगास्थनीज ने किया है जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, या फिर अशोक के शिलालेख से मिलता है। तो पांचवा नंबर सवाल का सबसे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो सबसे अधिक वर्णन मिलता है वो इंडिका नामक पुस्तक से मिलता है। और इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने किया था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। छठा नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया है जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, उनके प्रथम उपदेश को, और सारनाथ में दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिया है? श्रावस्ती में, या फिर पावापुरी में, या फिर
गंधार में या उज्जैन में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए होगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपना सबसे अधिक उपदेश दिया गया है वो श्रावस्ती में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। जी, ये आधुनिक भारत से रिलेटेड प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया गया था, सीमा रेखा खींची गई थी, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, जो कि अंतिम वायसराय था यहाँ का, या फिर सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया है, या सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने, या फिर लॉरेंस ने किया है। तो 7वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया है। और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। एक ये भी प्रश्न बनता है। और चूंकि जिस वक्त भारत का बंटवारा हुआ था उस वक्त बांग्लादेश जो अभी वर्तमान में स्थित है वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हुआ था, तो उसकी भी जो लाइन खींचने का काम किया था, सीमांकन का काम किया था, वो सर रेडक्लिफ ने ही किया था। तो बांग्लादेश के बीच के भी लाइन को रेडक्लिफ लाइन के नाम से ही जानते हैं। बाकी भारत और चीन के नाम को भारत और चीन के बीच जो सीमांकन किया गया है उसको मैकमोहन लाइन से जानते हैं। और एक डुरंड लाइन है जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, अंग्रेज़ों ने किया था, उस वक्त पूरे भारत पर उनका कब्जा था, तो उस बीच जो है लाइन खींच करके अफगानिस्तान को अलग किया था, वो डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। 8वां नंबर सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत 1930 में हुआ था, कब शुरुआत हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले थे साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। और 6 अप्रैल 1930, ये 12 मार्च 1930 को निकले और 6 अप्रैल 1930 को अगले महीने जो है 6 यानी 24 दिन की यात्रा के पश्चात वो पहुंच करके और नमक बना करके, नमक कानून तोड़ के बाज़ाब्ता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। और यह आंदोलन चला था, लेकिन आगे जो है जब गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया उसके बाद ये हुआ, तो ये गांधी और इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। और उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है फिर स्थगित करने की बात उसमें हुई थी और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए जो है राजी हुए। और तो ये गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत में आज़ाद हिंद फौज, स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। यह घोषणा कहाँ से की गई थी? यह घोषणा सिंगापुर से किया गया था, या फिर यह घोषणा रंगून से किया गया था, या फिर यह घोषणा जकार्ता से किया गया था, या फिर यह घोषणा बैंकॉक से किया गया था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंगापुर से किया गया था। ए जो है इसका सबसे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। निम्नलिखित घटना में से कौन सी घटना पहले घटी है, फिर कौन सी घटना, फिर कौन सी घटना घटी है। तो इसका जो सही कूट है वो कौन सा होगा? मेडठ षड्यंत्र केस है, उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता है, और फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट है। तो इसका जो अगर हम लोग सही कालानुक्रम देखें तो सबसे पहले मेरठ की घटना घटी है, उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता हुआ है, और गांधी इरविन समझौता के पश्चात जो है 1932 में मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया था, जिसमें जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। मैकडोनाल्ड का वही सांप्रदायिक पंचाट है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो तीनों है वो सीरियली ही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही उत्तर है। अगला सवाल है 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो ये सब जो है कौन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा, अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही अगस्त घोषणा जो है इसके द्वारा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो इस प्रकार जो कूट सबसे सही आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर कि फिनिक्स फार्म या फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स फार्म या फिनिक्स आश्रम
फॉर्म का हिंदी नेम जो आश्रम है, इसकी स्थापना किसने किया था? ये आचार्य विनोबा भावे ने किए थे, या फिर महात्मा गांधी ने किया है, या अरविंद घोष ने किया है? तो 12वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब होगा कि फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना की गई थी वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर है 12वां नंबर सवाल के लिए। आगे है 13वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो महात्मा गांधी जो है ये जब ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो इस दौरान इन्होंने जो है श्रेणी 1 का टिकट ले रखा था, लेकिन अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने ये कहा था कि श्रेणी 1 में कोई भी काले लोग सफ़र नहीं कर सकते, काले गोरे का भेद बहुत ज़्यादा था वहाँ। तो इस पर जो है गांधी जी को मजबूरन इनके पास टिकट होते हुए भी उस श्रेणी से उतार के बाहर फेंक दिया गया था। वो था दक्षिण अफ्रीका का पीटर्सबर्ग जो है वो स्टेशन था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? यानी हम लोग इसको इस तरह से भी घुमा के कह सकते हैं कि आज़ादी के दिन, भारत के स्वतंत्रता के दिन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या जेबी कृपलानी थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो आज़ादी के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे वो जेबी कृपलानी के द्वारा किया जा रहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स जो लिखा है या वीएन राव है, या सी राजगोपालचारी है, या कृष्ण मेनन है, या फिर बीपी मेनन है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? 15वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है कि यह जो रचना की गई है इस पुस्तक की, यह बीपी मेनन के द्वारा किया गया है। हम लोग 15 प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए तथा दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि कोई भी दोस्त इससे फ़ायदा उठाने से वंचित ना रहें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे से कोई भी वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। 16वां नंबर सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है यह किनके द्वारा बनाया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा, या रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, या फिर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बनाया गया था? इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 16वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है यह बनाया गया था। सबसे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 17वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच 1854 को, या फिर हंटर कमीशन 1882 को, या रैले आयोग 1902 को, या फिर सैडलर आयोग 1917 को? तो ये जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है वो वुड्स डिस्पैच 1854 को जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर 18वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत भूगोल के प्रश्न आ गए हमारे स्क्रीन पर। तो हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण के पठार किस प्रकार की चट्टानों से बने हैं? यह ग्रेनाइट चट्टान से बने हैं, या लेटेराइट चट्टान से बने हैं, लावा चट्टान से बने हैं, या फिर बालू पत्थर से बने हैं? तो 18वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि जो दक्षिण पठार है वो ज़्यादातर अधिकांश जो है वो लेटेराइट चट्टान से बने हैं, यानी बी जो है सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सियाल, सीमा तथा नीफ है। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे यानी निकेल और फेरस, जिसे लोहा और आयरन निकेल कहेंगे। तो ये जो भूगर्भ का जो पृथ्वी के ये तीनों स्तर का विभाजन किया गया है यह किनके द्वारा किया गया है? वैंडर ग्रेट ने किया है, डेली ने किया है, होम्स ने, या स्वेस ने? तो ये जो बंटवारा किया गया है इसका सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि यह स्वेस के द्वारा यह बंटवारा किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से
किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? शुक्र ग्रह के पास, शनि ग्रह के पास, या बृहस्पति ग्रह के पास, या फिर अरुण ग्रह के पास? इसमें से सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है? तो सबसे अधिक सैटेलाइट्स वाला जो ग्रह है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति के पास जो है वो सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और जो हमारी पृथ्वी है तो इसके पास केवल एक उपग्रह है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसे हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है यह 21 जून को होता है, या फिर 23 सितंबर को, 21 मार्च को, या फिर 22 दिसंबर को? तो इसमें हम लोग क्लियर करते चले डाउट की जो ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा है यानी बी और सी है, यह समद्विरात्रि का दिन कहलाता है। यानी इसमें दिन और रात दोनों मिलाकर के समान रूप से रहते हैं। तो इसमें 21 दिसंबर और ये 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इसमें ना अधिक ना कम। अब बात आती है 21 जून की। तो 21 जून को जो है यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसका अपोजिट कह सकते हैं कि 21 को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। याद रखिएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और उसी प्रकार 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो यह 21 जून को होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी सूर्य से दूर स्थित ग्रह, उससे दूर बढ़ती दूरी के हिसाब से, यानी सबसे करीब, फिर दूर, सबसे दूर। तो कौन सा क्रम जो है 22वां नंबर सवाल के लिए सही है? तो सूर्य के जो सबसे करीब ग्रह है हम सभी जानते हैं वो बुध है, उसके बाद जो है शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की जो स्थिति है सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरी बड़ी ग्रह है। तो कौन कौन हो गया? 3 तो हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, और फिर जो चौथी ग्रह है वो मंगल है। तो इस प्रकार इस जो कूट मिल रहा है हमारा, सबसे सही कूट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो सबसे सही कूट के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। तो 23वां नंबर सवाल है कि आकार के अनुसार जो है, साइज के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? साइज में कौन सा ग्रह सबसे मतलब अवरोही क्रम, उल्टा क्रम पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी की जो स्थिति हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार से है? तो आकार में पृथ्वी जो है वह सबसे 5वां ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इस प्रकार अगर अब हम लोग देखें तो आकार में पृथ्वी को 5वें नंबर पर रखते हुए अगर हम लोग मिलाएं तो कौन सा क्रम सही आ रहा है? तो हम लोग को बी सी तो इसी प्रकार छट जा रहा है। अब हम लोग को ए और डी में ऑप्शन खोजना है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 23वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर बुध, फिर शुक्र, मंगल एवं बुध। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, इसका क्या कारण है? तो यह कोरियोलिस बल है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, या कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना है, या उपयुक्त में से ये सभी कथन सही है। तो 24वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना है, इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। आगे भूगोल का ही प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी है, यह कौन सा हिंसा में स्थित है? नंदा देवी चोटी यह असम हिमालय में स्थित है, कुमायूं हिमालय का भाग है, या फिर नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है। तो अगर हम लोग इसको एक एक करके देखें तो जो सबसे करेक्ट आंसर है 25वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी नंदा देवी चोटी जो है वह कुमायूं हिमालय का भाग है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है, देहरादून में स्थित है, नागपुर में स्थित है, या फिर भोपाल में स्थित है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है वह देहरादून में स्थित है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ पाया जाता है। विश्व का जो सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक है, सर्वोत्तम का अर्थात कि सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक जो है वह धनबाद से निकलता है, हजारीबाग से निकलता है, झरिया से या फिर कुल्टी से। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि विश्व का जो सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक है वो हजारीबाग से निकलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न को देखते हुए। तो भारतीय संविधान से रिलेटेड जो प्रश्न हैं इस देखने से पहले हम लोग एक बार फिर आपसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसे आप लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कानून के समान जो संरक्षण है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है ए जो है इसका सबसे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सर्वोच्च संपन्न हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम बात कर लोग प्रभुत्व संपन्न, तो ये सर्वोच्च संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, कहाँ से यह लिया गया है। यह इंग्लैंड से लिया गया है, भारत से, तो या फिर फ्रांस से या जापान से। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 29वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है कि सर्वोच्च संपन्न संसद की जो अवधारणा है यह भारत के में इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संसद को जो है द्विसदनीय व्यवस्था रखा गया है, एक निचला सदन एक ऊपरी सदन, और यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। यह भाग 6 में है, भाग 7 में, भाग 8 में या फिर भाग 9 के ए में है। तो भारतीय संविधान के जिस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 9 का ए में इस बात को शामिल किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि केंद्र राज्य की प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है यह अनुच्छेद 256 से 263 के बीच मिलता है, या 352 से 356 के बीच, या 250 से 280 के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 256 से 263 के बीच इस बात के बारे में जिक्र मिलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का जिस के अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370। तो 32वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि अनुच्छेद 280 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। प्रथम जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था यह देश की सुरक्षा से संबंधित था, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित था, या कृषि राज्य की भूमि सुधार से संबंधित था, या फिर स्थानीय स्वायत्त से संबंधित था। तो 33वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं में एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों को आरक्षण किया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि जो पंचायती राज से संबंधित जो ये है संविधान संशोधन है यह 73वां संविधान संशोधन है, और नगरपालिका से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो 74वां संविधान संशोधन है। यह जो बात जोड़ा गया है यह अनुसूची 11 और अनुसूची 12 में जोड़ा गया है, और ये इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बिहार के केस में क्या है, ध्यान रखेंगे कि बिहार के केस में पंचायती राज संस्थानों और नगरपालिकाओं में 50% महिला आरक्षण है, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा कितना रखा गया था जो है 1/3, लेकिन बिहार में कितना है 50% है, आधा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है 35 कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया है संपत्ति के अधिकार है, या मूल कर्तव्य है, या भूमि सुधार है, या फिर व्यवसाय से है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है
कि मूल कर्तव्य से रिलेटेड है अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया है। भाग कौन है, तो भाग 4A में इस बात को जोड़ा गया है मूल अधिकार से। और भारतीय नागरिकों के कुछ मूल अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जिसका मूल कर्तव्य हमारे जो है कुछ निर्धारित किए गए हैं, ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आज हम लोगों ने 18वां प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चंस है 35 प्रश्नों का सेट जो हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसे देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो हम चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी जो वीडियो आए तो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। और अगर आप ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलेंगे फिर अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।